रात के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं जो बालों के गिरने से परेशान हैं। उम्र बढ़ने, जनियाती मसाइल या दीगर वजूहात की बिना पर बालों का झड़ना एक आम मसला बन चुका है। ऐसे अफराद के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का अमल बालों की दोबारा बहाली का एक मौसर हल फराहम कर सकता है, लेकिन इस अमल में हमें जानने की भी ज़रूरत है कि अगर ये अमल किसी गैर माहिर शख्स से करवाया जाए तो फिर इसके नताइज उल्ट भी हो सकते हैं। जी हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कुछ नुकसानात का सामना भी करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर अगर जो भी आपका सर्जन है उसमें महारत नहीं है, महारत की कमी है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, आपके गैर मुतवाज़न बाल हो सकते हैं या फिर मुस्तकिल निशानात जैसे मसाइल भी सामने आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान किन नुकसानात का सामना किया जा सकता है और ऐसे नुकसानात से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक माहिर डॉक्टर या सर्जन का इंतखाब कैसे किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक नौशीन, जो कि ट्राइकोलॉजिस्ट हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के शोबे में वसी तजुर्बा रखते हैं। उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि बालों की बहाली के लिए क्या ज़रूरी इक़दाम हैं और किन बातों का ख्याल रखा जाए। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के कौन कौन से आम नुकसानात होते हैं, उनसे किस तरह से हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया शो में बुलाने का आपका। देखिए, नुकसानात पे ही हम बात करने के लिए आए हैं। नुकसानात होते क्यों हैं ये हमने देखना है। सबसे पहले तो लोग विदाउट ब्लड टेस्टिंग अपने खून के नमूने के बगैर ही वो चले जाते हैं, और जो सेंटर कर रहा है उनका हेयर ट्रांसप्लांट, उनको भी ये देखना चाहिए कि उनके प्रॉपर खून के नमूने लें। उसके बाद अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ से ही रिजेक्ट हो जाता है। अगर उन नमूनों में जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम है, आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपको बहुत सारे मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक अहम एक्टर ने भी अपनी वीडियो लॉन्च की थी तकरीबन 8 से 8-10 साल पहले, जिस पे बहुत शोर हुआ था। तो उसमें भी मेन वजह यही जानी गई कि उन्होंने वो ब्लड टेस्ट नहीं करवाए थे, उस सेंटर ने उनके ब्लड टेस्ट नहीं कराए थे और विदाउट ब्लड टेस्ट उनका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया। वो डायबिटिक थे और डायबिटीज़ के बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो गई। तो लोग खुद भी बेसिकली जब वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये अगर कोई बहुत महंगा कर रहा है तो वो शायद बहुत अच्छा करेगा। ये भी एक बात गलत है। और कुछ सोच रहे हैं कि बहुत सस्ता करेंगे तो अच्छा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी आपका गलत है। तो आपने ये देखना है कि आप जिनके पास जा रहे हैं उनके नंबर ऑफ़ सर्जरीज कितनी हैं, उनका काम कैसा है, और टीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक शख्स का काम नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। आप जिनके पास जा रहे हैं उनकी टीम का एक्सपीरियंस कैसा है। नॉर्मली लोग खुद क्रेडिट ले लेते हैं, वो अपनी टीम का जिक्र नहीं करते, क्योंकि आपके पास 5 से 6 सपोर्टिव स्टाफ होता है जो आपको हेल्प करता है। और इस काम में वो, क्योंकि ये 8 से 10 आवर्स का प्रोसीजर होता है, जो कि इस काम के अंदर आपका पार्ट होता है, प्लेसमेंट कहते हैं, वो करते हैं, असिस्टिंग कराते हैं, स्टरलाइजेशन को मैनेज करते हैं। 8 घंटे एक सर्जरी चल रही है, एक बंदा भी ग्लव को टच कर दे तो बैक्टीरिया या वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आपने देखनी है, आप जिनके पास जा रहे हैं उनकी स्टरलाइजेशन कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है। वो अगर पैसे ले रहे हैं, तो अगर आपसे बहुत कम पैसे ले रहे हैं तो फिर आप मुहतात हो जाइए कि वजह यही है कि वो इतने एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है। और दूसरी तरफ किस तरह से ये आइडिया हो कि हर मरीज़ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मौजू होता है, किन लोगों को आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से मना भी करती हैं, कौन से स्पेसिफिक ऐसे लोग हैं? जी, नॉर्मली जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, या जो कोई दिल की बीमारियों का सामना कर रहे हैं, या उनका किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, तो उससे पहले उन्हें अपने कंसल्टेंट से मशवरा करना होता है। वो उन्हें अलाउ करते हैं तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट होता है। किसी का HbA1c यानी कि उसके खून में ग्लूकोज की रेशो बहुत ज़्यादा है, वो अगर हायर है तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। उसका एक टेस्ट है जिसे HbA1c का कहा जाता है। तो जो लोग भी डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, या करवाना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो आप HbA1c टेस्ट करवा लें। अगर वो 7 पॉइंट से अबव है तो फिर आप मत जाएं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ। टिल 7 तक वो फ़ाइन है, उसमें कभी किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। ठीक है। और दूसरी तरफ जब भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है वो करवाने, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें पहले ही करवा लेने चाहिए? एक तो आपने बता दिया कि शुगर का भी है, HbA1c इस हवाले से, और कौन से ऐसे ज़रूरी टेस्ट हैं? जी,
इसमें आपको पीटी, एपीटीटी, सीबीसी, हेपेटाइटिस, एचआईवी और ब्लड शुगर रैंडम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपका ब्लड शुगर रैंडम हाई है तो फिर आप HbA1c करवा लें, और अगर आप डायबिटिक हैं फिर तो HbA1c बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अपनी स्मोकिंग को डिसकंटिन्यू कर दें, वो हीलिंग में और ब्लड सप्लाई को पुअर कर देती है। तो स्मोकर्स के लिए भी अलार्म है कि हर जगह आपको बताया जाता है कि सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप कराने का इरादा रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्टेट ऑफ द आर्ट हेयर ट्रांसप्लांट हो, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने छोड़नी है वो आप कोशिश करें कि जितनी आप स्मोकिंग कम कर सकते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरी होगी। ठीक है। और हेयर ट्रांसप्लांट जो पाकिस्तान में अब हम लोग कर रहे हैं, या पाकिस्तानी हम मर्दों की बात कर रहे हैं, जेनेटिकली भी वो उसको कैरी कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, सक्सेस रेशो आपने क्या देखा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने देखना है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं, आप खुद जज हैं, आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कितने एक्सपर्ट लोग हैं। बहुत पाकिस्तान में दुनिया का सबसे सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट होता है और बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। अगर हम कंट्रीज़ बोलें, जैसे लोग टर्की की बात करते हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड का सामना है लोगों को, वहाँ भी इतना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। जो पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास का क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, वही टर्की में उससे 5 गुना महंगा हो रहा है, और जो पाकिस्तान में एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का हेयर ट्रांसप्लांट आपका हो रहा है, वही टर्की में उससे 10 टाइम ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मेन चीज़, जब आप जा रहे हैं आप उनका क्वालिटी ऑफ वर्क देखिए, आप जब जाएंगे क्लिनिक में उसकी सफाई देखिए, लोग कैसे हैं, बात करके नॉर्मली अंदाज़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग लाजिम नहीं है कि वो हों। सेकेंडली, कुछ लोग सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देख के जा रहे हैं कि जी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, वो कोई अथेंटिक मयार नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे देखा है जी कोई ये हेयर ट्रांसप्लांट हम टिकटॉक पे देख के चले गए हैं। आप पहले क्लिनिक में जाइए, वहाँ देखें, क्योंकि नॉर्मली अब लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के काम कर रहे हैं, घरों के अंदर क्लिनिक बनाए हुए हैं, तो लोग उसी से इम्प्रेस होके उनकी रीच को देख के वहाँ आ जाते हैं। आप देखिए एक प्रॉपर क्लिनिक हो, वो टैक्स पेयर हो, उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उनके पास सर्टिफाइड सर्जन हो, तो फिर आप और एक अच्छी टीम भी हो, और उसके बाद आप उनसे रेफरेंसेस लीजिए। नॉर्मली लोग रेफरेंस की बेस पे जाते हैं, उन्हें बोलें कि ऐसे पेशेंट का भी रेफरेंस दें जिसके पीछे बाल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हर एक का हेयर ट्रांसप्लांट एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपके दोस्त का अच्छा हुआ तो लाजिम नहीं कि आपका अच्छा हो, क्योंकि आपके बैक एरिया पे डिपॉजिट एरिया, डोनर एरिया जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सारा हेयर ट्रांसप्लांट बेस करता है। जी, डोनर एरिया अगर अच्छा नहीं है तो लाजिम नहीं है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा हो। डोनर एरिया की असेसमेंट नॉर्मली कुछ लोगों के बिल्कुल भी बाल नहीं होते तो वो कह रहे थे मेरा तो बहुत अच्छा है। आपने पहले थोड़ा सा रिसर्च करनी है, समझना है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या है, इसमें डोनर एरिया क्या होता है, उसमें थिकनेस कैसी है। जब आप ये थोड़ा बहुत सर्च करेंगे आपको समझ आ जाएगी। आपके डोनर एरिया के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आता है। जितनी डोनर में डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा और उतना ज़्यादा आपकी कवरेज एरिया बढ़ेगा। और नॉर्मली एक बात जो हर कोई आके कहता है, भाई मेरा पूरा सर भर दो। अगर 1000 ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो रही है तो उसमें शायद 1 या 2 लोग या 3 लोग इस तरह के हैं जिनका डोनर एरिया इतना होता है कि आप इक्वल डेंसिटी से भर सकते हैं। फिर उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और उसमें भी अहम जो कि मरकज़ी किरदार है वो डोनर एरिया का है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जैसे से अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में सबसे सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, काबिल डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, तो ये टर्की में क्या हो रहा है कि हर दूसरा पाकिस्तानी हम देख रहे हैं को यहाँ के डॉक्टर्स छोड़ के, यहाँ का सस्ता ट्रीटमेंट छोड़ के वो टर्की क्यों जा रहे हैं? उन्होंने इसी तरह से अपने टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट कर लिया, और आपने खुद ही जिक्र किया कि क्वैकरी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। वहाँ पे जो लोगों के साथ हो रहा है, जाहिर है वो हम हर एक की प्राइवेसी है बता नहीं सकते, लेकिन टेरिबल किस्म का काम हो रहा है। आपके पास कोई ऐसे पेशेंट्स आए जो कि जिन्होंने टर्की से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और फिर आपके पास आए हों उसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए?
महीने में 2 से 3 तो आराम से आ जाते हैं, 10 तक भी चले जाते हैं। वहाँ होता ये है कि वो लोग जब आप वहाँ जाते हैं वो आपको स्टीरॉइड दे देते हैं। पाकिस्तान में भी कई लोग देते हैं। स्टीरॉइड क्या करता है कि फिल इन द ब्लैंक्स कर देता है, जो गैप होते हैं उनके दरमियान में भर देता है। या नॉर्मली वो पीछे सी हेयरलाइन बना के एक पेस्टिंग सी कर देते हैं कि खुले खुले दूर दूर बाल लगा देते हैं। वो देखने वाले को एट द टाइम बड़ा अच्छा लगता है, ओहो जी सारा भर दिया, ओहो जी सारा भर दिया। लेकिन जब वो उगता है तो उन्हें पता चलता है कि प्रॉपर हेयरलाइन नहीं है, डेंसिटी नहीं है, नेचुरलनेस नहीं है। सेकेंडली लोगों ने पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली बदनाम बहुत किया हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना अच्छा एनवायरनमेंट हमारे मुल्क के अंदर है, जितनी